अर्थशास्त्र विशेषज्ञ, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। देखिए, आज हम कर की बात कर रहे हैं। जो डिफरेंट टाइप का टैक्स है उसकी बात कर रहे हैं, और उस टैक्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है कौन सा, जीएसटी वाला, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो वस्तु एवं सेवा कर की बात करेंगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। जो भी परीक्षा आपकी होने वाली है उस परीक्षा में यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न आएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले टैक्स क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, और उसके बाद लेटेस्ट जीएसटी की बात करेंगे। हम यहाँ पर केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट प्रोवाइड कराएंगे जो जीएसटी से रिलेटेड है, और जो इसके पहले टैक्स था वैट से रिलेटेड है उससे। और हो सकता है तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू वैट और जीएसटी में कंपैरिजन करके भी बता देंगे कि जीएसटी क्यों जो है वैट से अच्छा था, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैक्स के बारे में कि टैक्स क्या होता है, तो इसके बारे में इसकी कुछ प्रॉपर्टी पहले जानिए। तो देखिए, सबसे पहले कॉलवर्ट कहते हैं। पहले कॉलवर्ट का एक स्टेटमेंट है कि बत्तख को, जो बत्तख है, बत्तख को इस प्रकार, यानी कि इस प्रकार नोचो कि वह कम से कम विरोध के साथ चिल्लाए, कम से कम विरोध के साथ चिल्लाए, ठीक। तो बत्तख को इस प्रकार नोचना है कि वो कम से कम विरोध के साथ चिल्लाए। ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये कॉलवर्ट का है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब बात करेंगे टैक्स की। तो टैक्स की कुछ प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, तो पहले तो हम इसकी थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं, इसका कहाँ उल्लेख है। तो देखिए, हमारे यानी कि हम बात करें संविधान में, तो हमारे संविधान के जो 7वीं अनुसूची है, उस 7वीं अनुसूची में 2 लिस्ट है। एक प्रथम सूची है, और इस प्रथम सूची में जिन करों का उल्लेख किया गया उन्हें केंद्र सरकार लगाएगी। और इसकी जो द्वितीय सूची है, सेकंड लिस्ट, इस द्वितीय सूची में जिन करों का उल्लेख किया गया उन्हें कौन लगाएगा, राज्य सरकार लगाएगी। तो संविधान के 7वीं अनुसूची के प्रथम सूची में जिन करों का उल्लेख है वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाएंगे, और द्वितीय सूची में जिन करों का उल्लेख है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाएंगे। अब चाहे वो प्रत्यक्ष हो और चाहे अप्रत्यक्ष हो, दोनों प्रकार के करों का उल्लेख किया गया। अब यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए ये जान लेते हैं कि कर होता क्या है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, कर की बात किया जाए, जब हम कर की बात कर रहे हैं तो कर एक अनिवार्य अंशदान है। पहले तो आपको ये देखना है कि ये नेसेसरी पेमेंट है, कर एक अनिवार्य अंशदान है। दूसरी बात किया जाए कि कर से व्यक्ति को असंतुष्टि प्राप्त होती है, डिसैटिस्फैक्शन मिलता है, यानी कि संतुष्टि नहीं मिलती है। फिर तीसरी बात किया जाए कि कर क्या है, कर सरकार के राजस्व का क्या है, स्रोत है। सरकार को इससे राजस्व प्राप्त होता है, यानी रेवेन्यू कलेक्ट होता है। फिर आगे बात किया जाए सरकार कर क्यों लगाती है, तो जब भी अर्थव्यवस्था में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो इस टूल्स के माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था को यानी संकट से बचाने का काम भी करती है। तो इससे कहा जाता है कि ये सरकार के राजकोषीय नीति का यंत्र है। ये फिस्कल जो पॉलिसी है सरकार की, इसे हम लोग वित्तीय नीति भी कहते हैं, बजट भी कहते हैं, ये उसी का यंत्र है। तो फिस्कल पॉलिसी के हमने आपको बताया 3 यंत्र हैं। एक तो टैक्सेशन है, दूसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर है, और तीसरा पब्लिक डेब्ट है, ठीक है। तो एक सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय और टैक्सेशन यानी कर आरोपण, ये पब्लिक
यानी फाइनेंशियल पॉलिसी, जिसे हम लोग फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, उसके ये टूल्स है। और इसको जारी कौन करेगा? इसको जारी करेगा कौन? भारत सरकार जारी करेगी। और दूसरी जो हमारे पास पॉलिसी है जिससे हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है? ये जारी करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो टैक्स एक नेसेसरी पेमेंट है, इससे व्यक्ति को डिसैटिस्फैक्शन मिलता है, ये राजस्व का स्रोत है, सरकार की राजकोषीय नीति का यंत्र है। और इसके साथ क्यों लगाया जाता है? तो देश में जो इनकम इनइक्वालिटी का वातावरण है उसको कम करने के लिए लगाया जा रहा है। तो गरीबी और जो अमीरी का माहौल है, यानी कि जो इनकम इनइक्वालिटी है, गरीबी और अमीरी, इसको क्या करना है? कम करने के लिए ये लगाया जा रहा है। तो आपको ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, ये टैक्स की क्या है? प्रॉपर्टी है। ठीक, अब बात करेंगे कि टैक्स जो है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग टैक्स के प्रकार की बात करेंगे, यानी कि कितने प्रकार का होता है उसकी भी बात कर लेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं, टैक्स मुख्यतः देखेंगे तो सामान्यतः दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष कर, और दूसरे को क्या कह रहे हैं? अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो एक है डायरेक्ट और दूसरा कौन सा है? इनडायरेक्ट। अब देखिए, कर की बात किया जाए तो कर एक प्रकार का क्या है? मौद्रिक बोझ है। ठीक है, ये मौद्रिक बोझ का मतलब है मौद्रिक भार है। ठीक, यानी मुद्रा के रूप में व्यक्ति पर क्या है? बर्डन है, भार है। और प्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि वह कर जब किसी एक व्यक्ति पर जिसे लगाया जाए वही व्यक्ति उसका क्या करे? भुगतान करे, तो इससे कौन सा टैक्स कहा जाता है? प्रत्यक्ष कर। इसको हम दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जब कर का आरंभिक मौद्रिक बोझ एक व्यक्ति पर और अंतिम मौद्रिक बोझ भी उसी व्यक्ति पर पड़ता है, तो उसे कौन सा कर कहा जाता है? प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तीसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इससे हम एक और शब्दावली जानना होगा, कराघात और करापात। करापात को कहा जाएगा इंसिडेंस, यानी ये घटना है, और कराघात को कहा जाएगा इम्पैक्ट, यानी ये क्या है? प्रभाव है। तो जब कराघात और करापात यानी कर का प्रभाव और घटना एक ही व्यक्ति पर घट जाती है, तो उसे कौन सा कर कहा जाता है? प्रत्यक्ष कर। तो तीन तरीके से डिफाइन हो गया डायरेक्ट टैक्स कि कर का आरंभिक मौद्रिक बोझ। ठीक है, तो जो आरंभिक मौद्रिक बोझ है और प्लस जो अंतिम मौद्रिक बोझ है, ठीक है, यानी कि जो अंतिम मौद्रिक बोझ है, ये जब एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो इससे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर कहते हैं। या जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाए वही व्यक्ति उसका भुगतान करे, तो क्या कौन सा कर कहा जाता है? प्रत्यक्ष कर। इसका मतलब है यह कर विवर्तन योग्य नहीं होता है। दूसरी बात किया जाए इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर क्या है? तो देखिए, जब कर लगाया एक व्यक्ति पर जाए और इसका भुगतान कोई दूसरा व्यक्ति करे, तो इससे कौन सा कर कहा जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। या जब कर का आघात किसी एक व्यक्ति पर पड़े और करापात किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़े, यानी प्रभाव किसी एक व्यक्ति पर हो और घटना किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़े, तो इसे कौन सा कर कहा जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। या कर का आरंभिक मौद्रिक बोझ किसी एक व्यक्ति पर हो और अंतिम मौद्रिक बोझ किसी दूसरे व्यक्ति पर हो, तो इससे कौन सा कर कहा जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को कई तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं, यानी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आप डेफिनेशन याद रखेंगे, और ये डेफिनेशन क्या होती है? परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक, अब डायरेक्ट टैक्स कौन लगाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स कौन लगाएगा? तो देखिए, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार भी लगाएगी
और राज्य सरकार भी लगाएगी। तो केंद्र सरकार कौन कौन सा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लगाएगी? तो केंद्र सरकार में आप देखेंगे जो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं उसमें प्रत्यक्ष करों में आप देखेंगे जो सेंटर के हैं यानी केंद्र के हैं, तो इसमें देखिएगा यानी कि जो आय कर है ना, इनकम टैक्स है, निगम कर है, ठीक है, इसके बाद संपत्ति कर है, इसके साथ साथ उपहार कर है, इसके साथ साथ प्रतिभूति व्यापार कर है, इसके साथ साथ अप्रत्याशित लाभ कर है, ठीक। ये डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं यानी कि केंद्र सरकार के डायरेक्ट टैक्स हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष करों की बात करेंगे तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, यानी कि जब अप्रत्यक्ष करों की हम बात करेंगे तो अप्रत्यक्ष करों में केंद्र सरकार का उत्पादन शुल्क है, ठीक है, यानी कि एक्साइज ड्यूटी है। फिर उसके बाद सीमा शुल्क है यानी कि कस्टम ड्यूटी है। फिर इसके साथ साथ बिक्री कर है ना, सेल्स टैक्स, तो बिक्री कर है। इस तरीके से ये केंद्र सरकार के क्या है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। उसी तरीके से राज्य सरकार के जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सों की बात करेंगे तो राज्य सरकार के भी प्रत्यक्ष कर हैं और अप्रत्यक्ष कर हैं, लेकिन राज्य सरकार में जो यानी पूछे जाते हैं वो प्रत्यक्ष कर कम, अप्रत्यक्ष कर ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिएगा जो स्टेट के टैक्स होंगे जो पूछे जाते हैं वही नोट करेंगे, ठीक है। तो जो प्रत्यक्ष कर पूछे जाते हैं राज्य के, तो एक जो है भू राजस्व कर है, दूसरा आप देखेंगे होटल एवं जो आपका रेस्टोरेंट है इस पर कर है, और एक आप देखेंगे टोल टैक्स यानी कि टोल टैक्स यानी जिसे हम लोग पथ कर कह रहे हैं, ये वाला टैक्स है। तो ये तीन पूछे जाते हैं डायरेक्ट के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट के। फिर अब हम अप्रत्यक्ष करों की जब बात करेंगे तो ये अधिक हैं। इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, बिक्री कर है, फिर इसके बाद उत्पादन कर है, फिर इसके साथ डीजल एवं पेट्रोल पर कर है ना, फिर इसके बाद देखेंगे विज्ञापन पर कर है, फिर इसके बाद आप देखेंगे परिवहन पर कर है, फिर इसके बाद आप देखेंगे विद्युत पर कर है, फिर इसके बाद आप देखेंगे मनोरंजन पर कर है। तो इतने ये सब क्या है यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो है टैक्स हैं। ये किस पर है, इनडायरेक्ट टैक्स पर है। तो अब ये केंद्र सरकार भी डायरेक्ट टैक्स लगाएगा और राज्य सरकार भी, और केंद्र सरकार भी इनडायरेक्ट टैक्स लगाएगा और राज्य सरकार भी। अब इसमें से हमें ये देखना है कि सरकार ने जो जीएसटी लगाया है वो किस प्रकार का टैक्स है। तो जो टैक्स है वो यानी कि ये मुख्यतः दो प्रकार का है। अब जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी के यानी कि यह क्या है, अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है, ठीक है। इसके पहले क्या प्रचलन में था, वैट, और वैट भी किस प्रकार का टैक्स था, इनडायरेक्ट प्रकार का, यह भी अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है। अब वैट की बात किया जाए तो कुछ पॉइंट इसमें हम लोग जान लेते हैं कि इसका प्रतिपादन रिचर्ड सीमेंस ने किया, रिचर्ड सीमेंस ने किया, और ये 1954 में कहाँ लागू किया गया, फ्रांस में लागू किया गया। इसे किस नाम से जानते हैं, पॉइंट टैक्स के नाम से जानते हैं, बिंदु दर बिंदु कर के नाम से जानते हैं। यह उत्पादन के प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक सभी चरणों पर क्या होता है, लगाया जाता है। इसलिए इससे सरकार को सर्वाधिक क्या प्राप्त होता है, राजस्व प्राप्त होता है। और इसके बाद आप देखेंगे कि इसे सभी करों का क्या कहा जाता है, मुखिया कहा जाता है। ये सभी करों का मुखिया है, इसका प्रतिपादक रिचर्ड सीमेंस है, और ये जो है फ्रांस में सबसे पहले लगाया गया। इसे पॉइंट टू पॉइंट टैक्स के नाम से जाना जाता है। अब भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे पहले ये कब लगाया जाता है, 1 अप्रैल
2005 में लगाया जाता है किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक, तो भारत में सबसे पहले ये वैट कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2005 को हरियाणा सरकार के द्वारा लागू किया गया। और इसे उत्तर प्रदेश ने कब लागू किया? तो उत्तर प्रदेश ने 1 जनवरी 2008 को इसको क्या किया? लागू किया। तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे अंतिम राज्य है जिसने ये क्या किया है? टैक्स को लागू किया है। अब हम लोग यानी कि बात करते हैं किसकी? जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो देखिए विश्व में सबसे पहले यह भी टैक्स फ्रांस में ही लागू किया गया 1954 ईस्वी में। ठीक, यह भी किस प्रकार का कर है? यह भी अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है, वस्तु एवं सेवा कर। ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। अब भारत की बात जब करेंगे तो भारत में सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने यानी कि इसको लागू करने का सुझाव दिया था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका सजेशन दिया, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। और तब से लेकर के इसको लागू करने की कई लोगों ने रिकमेंडेशन दी। ठीक है, इसमें विजय केलकर ने भी रिकमेंडेशन दिया। उसके साथ साथ यानी कि रंगराजन ने भी इसको लगाने का सुझाव दिया, लेकिन ये लागू नहीं हुआ। ये संविधान में संशोधन करने के पश्चात इसको लागू किया गया। तो इसके लिए भारत में संविधान संशोधन के लिए पहले संविधान संशोधन विधेयक पारित कराना पड़ा। तो देखिए ये जो संविधान संशोधन विधेयक है ये भारत में 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पारित किया गया। और संविधान में ये कौन सा संशोधन विधेयक है? 122वां संविधान संशोधन विधेयक। ये 122वां संविधान संशोधन विधेयक किसके लिए पारित किया जा रहा है? जीएसटी के लिए। यहाँ से पारित हो गया, लोकसभा में पहुंचा। लोकसभा ने इसे 8 अगस्त 2016 को अनुमति दे दी। और अनुमति देने के पश्चात संविधान में कौन सा संशोधन हुआ? 101वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें कौन सा संविधान संशोधन होने के पश्चात कौन से भाग और इसमें यानी क्या किया गया? उनमें परिवर्तन किया गया और उनके तहत इनका प्रावधान हुआ। तो देखिए संविधान के जो भाग जो है 11, 12, 19 और 20 के तहत इसका जो है यानी प्रावधान भी हुआ। और 7वीं और 6वीं अनुसूची के तहत इसमें उल्लेख किया गया। यानी संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और यहाँ पर इसमें 22 भाग हुए, 8 अनुसूचियां हुई, 395 अनुच्छेद हुए, जिससे वर्तमान समय में अनुसूचियों को बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 12 कर दिया। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, 10वीं दल बदल से है और 11वीं जो है ग्राम पंचायत से है और 12वीं आपका क्या है? नगर पंचायत से है। ठीक है, वो विभिन्न संविधान संशोधन के तहत वो जोड़ी गई। तो यहाँ पर 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। कौन सा विधेयक है? 122वां संविधान संशोधन विधेयक है। कौन सा अनुच्छेद इसके तहत जोड़ा गया? 279A। जीएसटी के लिए 279A आर्टिकल जोड़ा। और जीएसटी को लागू कब किया गया हमारे देश में? तो हमारे देश में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। और 1 जुलाई को सरकार ने जीएसटी दिवस मनाने की घोषणा किया। जब भारत में ये जीएसटी लागू किया गया तो भारत कौन सा नंबर का देश बना? 161वें नंबर का भारत क्या होगा? देश बना। जीएसटी में कितने प्रकार के करों का मार्जिन किया गया? तो 17 प्रकार के करों का इसमें विलय किया गया। और इसमें डीजल और पेट्रोल, यानी जो क्रूड ऑयल है और शराब को इसमें मेंशन नहीं किया गया, यानी उस पर नहीं लगाया गया। और इसको सबसे पहले लगाने की अनुमति किस राज्य ने एक्सेप्टेशन दिया था? तो असम राज्य ने सबसे पहले इसको अनुमति दिया और बाद में जम्मू और कश्मीर ने भी इसको स्वीकृति प्रदान कर ली।
जीएसटी को लागू करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया? तो ब्रांड एम्बेसडर इसका अमिताभ बच्चन को बनाया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, जीएसटी को पे करें। और इसमें यानी कि 3 तरह से जीएसटी डिफाइन किया गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यानी कि केंद्रीय जीएसटी यानी सीजीएसटी, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, स्टेट एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज, और आईजीएसटी स्टेट यानी कि इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जब एक राज्य दूसरे राज्य से व्यापार करेगा यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान करेगा, तो वहां पर कौन सा टैक्स होगा? आईजीएसटी। और स्टेट के अंदर तो एसजीएसटी, केंद्र के अंदर तो आपका कौन सा होगा? सीजीएसटी। अब कितनी दरों की बात किया गया? तो 5 प्रकार की दरों को सिलेक्ट किया गया, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये इतनी प्रकार की दरें इसके अंतर्गत निश्चित की गई। और ये जो है 17 प्रकार के करों का विलय किया गया, केंद्र में, राज्य में और इंटर स्टेट, यानी कि यहाँ पर ये लागू किया गया। तो ऐसी स्थिति में ये जीएसटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद जब अरुण जेटली ने, आपने देखा होगा 8 नवंबर 2016 को जब भारत में विमुद्रीकरण किया गया, यानी कि भारत में जो 500 और 1000 के अधिकतम मूल्य वाले नोट थे, सरकार ने इनको क्या कर दिया? प्रचलन से बाहर, लीगल टेंडर ऑफ मनी को क्या कर दिया गया? इनलीगल टेंडर ऑफ मनी घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एक तो लोग जो है करों की क्या कर रहे थे? चोरी कर रहे थे, जिसे टैक्स एवाइजन कहा जाता है। और दूसरा क्या था कि फेक करेंसी, जाली नोटों की क्या हो गई थी? भारत में समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो इन दोनों समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने लीगल टेंडर ऑफ मनी को इनलीगल टेंडर ऑफ मनी घोषित कर दिया, यानी कि विमुद्रीकरण कर दिया। कब? 8 नवंबर 2016 के मध्य रात्रि से 1000 और 500 के अधिकतम मूल्य वाले जो नोट थे वो प्रचलन से क्या हो गए? बाहर हो गए। इसी को विमुद्रीकरण कहा गया। तो इस विमुद्रीकरण के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? स्थिरता आई यानी शिथिलता आई। लेकिन जीएसटी लागू किया गया, तो जीएसटी और विमुद्रीकरण के वजह से अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? अधिकतम जो उच्च दर हमको समृद्धि की प्राप्त करना चाहिए था वो नहीं हासिल हो पाई। लेकिन अरुण जेटली ने जो बजट 2000 यानी कि 17 और 18 पेश करते हुए जब कहा, तो ये कहा कि लागू होने से इसके परिणाम धीरे धीरे सकारात्मक होंगे और इससे निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था आगे चल करके रिफॉर्म प्राप्त कर लेगी। तो बजट जो 18 और 19 का अरुण जेटली ने जब ये पेश किया, तो 1 फरवरी 2000 यानी कि कब पेश किया? 18 को पेश किया। और 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला ये दूसरा बजट था। पहली बार बजट जो है 1 फरवरी को कब पेश किया गया? ये 2017 और 18 के बजट में, ठीक है। तो बजट जो है फरवरी के माह के अंतिम कार्य दिवस पर पेश किया जाता था। इसे यानी कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2018 को प्रारंभिक कार्य दिवस पर, क्योंकि चर्चा करने के लिए समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए जो है इसको अंतिम की जगह फरवरी माह के प्रारंभिक कार्य दिवस पर पेश किया गया। तो यहाँ पर अरुण जेटली ने बताया कि टैक्स पे करने वालों की संख्या यानी जीएसटी पे करने वालों की संख्या 50% क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो यानी यहाँ पर भुगतान करने वाले लोगों की संख्या बढ़ चुकी है और सरकार के रिवेन्यू में 12.5% का क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। और बजट 2018 और 19 में सबसे ज्यादा 23 पैसा या इसे हम कह सकते हैं 23% जो आय है वो सरकार की किस मद से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एवं अन्य कर। तो अन्य करों से ये क्या हुआ है? सबसे अधिक सरकार को राजस्व में वृद्धि हुआ है।
तो ये जो है जीएसटी का ये यानी क्या था, ये पॉजिटिव पॉइंट्स था कि अब हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। और आईएमएफ ने जो प्रोडक्शन किया, आईएमएफ ने ये बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था 17 और 18 में कितना परसेंट रहने के चांस है, यानी कि ये जो है यहाँ पर 6.7% की ग्रोथ रेट अचीव हुई है। और ये 18 और 19 में कितने परसेंट के चांस हैं, 7.1%। और ये 19 और 20 में कितने परसेंट होगा, 7.4% का ग्रोथ रेट टच किया जाएगा। तो अभी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितनी है, 6.7% ये टच किया गया है। ये किसका है, यानी कि आईएमएफ का भविष्यवाणी है। ठीक है, अब हम लोग जो है यानी कि इसको यहीं पर जो है क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम लोग विराम करेंगे। और इतने पॉइंट आप लोगों के लिए हैं, इतने पॉइंट्स आप लोग क्या करेंगे, याद कर लीजिएगा, जो निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं यहाँ से मिलेंगे। बकाया हमने आपको बता दिया कि भारत में जो सबसे अच्छा कर है वो प्रगतिशील कर है, और सबसे जो खराब कर है वो कौन सा है, प्रतिगामी कर है। क्योंकि हमने आपको बताया कि जब हम बेस ऑफ टैक्स की बात करते हैं, यानी कि बेस ऑफ टैक्स और रेट ऑफ टैक्स, ठीक है, तो बेस ऑफ टैक्स और रेट ऑफ टैक्स के आधार पर करों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। तो बेस मतलब जब आधार में वृद्धि हो, तो आधार हम यहाँ पर मान लेते हैं इनकम को, ठीक है। तो जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़े, और यहाँ पर हम रेट मान लेते हैं, तो ये वाई अक्ष है, तो यहाँ पर रेट क्या हो, यानी कि ऐसी स्थिति में यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये लंब अक्ष पर रेट है और आधार अक्ष पर इनकम। तो यहाँ इनकम को मान लो लाख रुपए में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो जैसे जैसे बेस बढ़े वैसे वैसे अगर टैक्स का रेट भी बढ़ता है, तो इसे कौन सा कर कहा जाता है, प्रगतिशील कर। और ये भारत में सबसे अच्छा कर माना जाता है, क्योंकि जिसकी इनकम कम है उस पर रेट कम है, जिसकी इनकम ज्यादा होगी उस पर रेट अधिक होगा। तो इससे गरीबों पर बोझ कम, अमीरों पर बोझ अधिक पड़ेगा। दूसरा यानी कि क्या होगा, आनुपातिक कर, यानी कि जब कर के आधार में वृद्धि हो लेकिन कर की दर स्थिर रहे, तो इसे हम कहते हैं आनुपातिक कर, ठीक है। यदि ये हो गया आपका प्रोपोर्शनल टैक्स, तो ये भी उतना अच्छा नहीं है जितना कि अच्छा कौन सा टैक्स है, हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स है। तो ये हो गया, इससे भी सरकार के राजस्व में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होती है। एक है रिग्रेसिव टैक्स, इसे कहा जाता है प्रतिगामी कर, ठीक है, यानी रिग्रेसिव। तो जैसे जैसे आधार बढ़े टैक्स का रेट क्या होता चला जाए, कम होता चला जाए। इसका मतलब है गरीबों पर बोझ अधिक, अमीरों पर बोझ क्या होगा, कम होगा। तो ये कर भारत में सबसे खराब कर है, और यह कर भारत में क्या है, सबसे अच्छा कर है। और इसके साथ साथ एक कर और है, जैसे जैसे कर आधार में वृद्धि हो तो टैक्स का रेट बढ़े, लेकिन एक सीमा के पश्चात टैक्स की रेट क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। इसे कहा जाता है अधोगामी कर। और यह यानी ये डिग्रेसिव टैक्स है, और ये कुछ हद तक क्या है, यानी कि क्या है, सही है, लेकिन ये भी पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो बेस ऑफ टैक्स और रेट ऑफ टैक्स के आधार पर करों का वर्गीकरण 4 प्रकार से, प्रोग्रेसिव टैक्स, अधोगामी कर, प्रोपोर्शनल टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स, जिसमें प्रगतिशील कर भारत में सबसे अच्छा माना जाता है, और सबसे खराब कर कौन सा माना जाता है, प्रतिगामी कर। तो ये जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप जो है इस वाले को भी ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न जो है परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। तो भारत में जो टैक्स लगता है वो कैसा लगता है, प्रोग्रेसिव टैक्स, यही टैक्स सबसे अच्छा है। ओके, थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। इतने आप पॉइंट याद कर लीजिएगा।